हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कैमल में यानी कि ऊंट में होने वाले टिबरसा रोग के बारे में बताने वाला हूं। इसमें जानेंगे कि ये जो टिबरसा रोग होता है किसके कारण से होता है, फैलता कैसे है, लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है और साथ ही साथ में फ्रेंड्स जानेंगे कि इसका इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कैमल में टिबरसा रोग होता है किसके कारण से होता है। आप देखेंगे कैमल में इसको टिबरसा बोलते हैं और जो मतलब एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उसमें इसको सर्रा डिजीज बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग केवल ऊंट के बारे में बात करेंगे। मेरी और भी वीडियो है उसमें पशुओं के बारे में यानी कि रूमिनेंट एनिमल जो हैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनी है, तो उसमें आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैमल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके कारण के बारे में बात करते हैं टिबरसा में। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टिबरसा डिजीज होती किसके कारण से है। तो जो ऊंट होते हैं, ऊंट में जो टिबरसा डिजीज होती है ये प्रकार की प्रोटोजोअल डिजीज होती है। इसमें जो प्रोटोजोआ इन्वॉल्व होता है वो ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज होती है, उसके कारण से जो ऊंट होते हैं उसमें टिबरसा डिजीज होती है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये जो टिबरसा डिजीज होती है एक ऊंट से दूसरे ऊंट में फैलती कैसी है। तो इसमें एक मतलब स्टेबल फ्लाई होती है, स्टोमोक्सिस फ्लाई होती है, उसकी वजह से मतलब एक ऊंट से दूसरे ऊंट में फैलती है। ये इसका फैलने का रीज़न हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टिबरसा में ऊंट में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो ऊंट होता है जब वो ऊंट को टिबरसा रोग हो जाती है तो इसमें 3 फॉर्म होती है। एक पहला पायरेक्सिया हो जाएगा, फिर दूसरा एनीमिक फॉर्म होता है, तीसरा नर्वस फॉर्म होता है। तो मैं आपको तीनों फॉर्म के बारे में एक एक मतलब चीज़ को पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पायरेक्सिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब ऊंट को बुखार हो जाता है तो उसके जो शरीर का तापमान है बढ़ जाता है। उसमें आप देखेंगे ऊंट ना तो अच्छे से खा पाएगा, ना पानी पी पाता है। ऊंट देखेंगे मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि ऊंट को क्या होता है, डायरिया होने लगता है। अब लोग एनीमिक फॉर्म के बात करते हैं। एनीमिया में क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो ऊंट होती है वो ब्लडी डायरिया का यानी कि खून के साथ साथ दस्त करने लगेगा। तो उसके वजह से क्या होता है, जो ऊंट होते हैं एकदम कमज़ोर होते जाते हैं दिन प्रतिदिन। अगर इनका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो ऊंट की इसमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी कि ऊंट को डायरिया होने लगेगा, दस्त खून के साथ साथ जो ऊंट होता है कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसको खड़े होने में प्रॉब्लम जाती है। ये हो गया एनीमिक फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं नर्वस फॉर्म के। तो इसमें क्या होता है, नर्वस फॉर्म में ये होता है कि जो ऊंट होता है वो जब भी चलेगा तो लड़खड़ाने लगेगा, वो कभी कभी गोल गोल घूमने भी लगेगा। ये आपको नर्वस फॉर्म में देखने को मिलेगा। उसको कभी कभी मतलब कन्वल्जन टाइप के भी लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब कांपने लगेगा, पूरा वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये आपको मतलब जो टिबरसा डिजीज होती है ये आपको तीनों लक्षण देखने को मिलेंगे। ये होता है किसके वजह से है, मेन ये नर्वस फॉर्म में ऐसी मतलब क्या वजह होती है जिसके वजह से ऊंट लंगड़ाने लगेगा, मतलब लड़खड़ाने लगेगा। जब चलता है तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे गिर जाएगा। ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी ट्रीमर कन्वल्जन होता है। ये क्या होता है कि जब इम्यूनिटी जो होती है, जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया की वजह से जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि प्रॉपर उसको इम्यूनिटी मिल नहीं पाती है। जब लगातार खून निकलता रहेगा बॉडी से तो वो ऑलरेडी मतलब डिहाइड्रेट कंडीशन में हो जाएगा, मतलब एनीमिया का शिकार हो जाएगा। उसके वजह से ये फिर नर्वस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स ये हो गई टिबरसा के लक्षण। ये जो मैंने आपको 3 लक्षण बताए यही इसके मेन लक्षण होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि मतलब ऊंट में हम लोग टिबरसा को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या किया जाता है, जो ऊंट की टेल होती है यानी कि जो पूँछ होती है उसको मतलब हल्का से उसके जो बाल होते हैं उसको निकाल लिया जाता है और हथेली पर जब रगड़ते हैं तो वो गिरता नहीं है। तो इसका मतलब है
कि मतलब ऊँट को टिबरसा रोग है, अगर गिर गया तो फिर नहीं है। ये इसकी मतलब डायग्नोसिस होती है। ये मैं आपको एक मतलब जनरल बताया है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका जो सबसे कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होती है, लैब की डायग्नोसिस मानी जाती है। उसको ब्लड मतलब उसके ब्लड निकाल लिए, आईवी ब्लड ले लिए, ब्लड को ले करके स्लाइड में एग्जामिन करके हम लोग पता लगा सकते हैं ये एक प्रकार की फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअल डिजीज होती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसकी कंप्लीट डायग्नोसिस की जाती है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जैसे ऊँट में टिबरसा डिजीज हो गई है तो इसमें ऐसा क्या ट्रीटमेंट दें। अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ आती है जिसको हम अपने मतलब ऊँट को पिला करके टिबरसा से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है टिबरसा की, स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एक सूरामीन करके आती है। यही क्विनापेरामीन सल्फेट इसमें कंटेंट होता है। इसको हम लोग लगाते हैं, इसको सब कट लगाया जाता है। इसकी जो डोज रेट मैं आपको बता रहा हूँ, डोज नहीं बता रहा हूँ, डोज रेट बता रहा हूँ, 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको सब कट दिया जाता है। अब जितना मतलब बॉडी वेट है ऊँट का, उसके हिसाब से डोज आपको कैलकुलेट करके खुद लगा मतलब डॉक्टर की सलाह से आपको लगवानी है। तो ये मैंने आपको डोज रेट बताया है, ना कि डोज बताया है। ये पहली आपको दवाई मैंने बताई। फिर दूसरा, जैसे आपके ऊँट को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, तो इसमें बेरेनिल का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। जो बेरेनिल RTU आता है उसको यूज किया जाता है। इसमें जो इसकी डोज रेट लगाई जाती है 16 से 32 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको डीप इंट्रामेस्कुलर दिया जाता है। वो मैंने आपको जो पहला इंजेक्शन बताया क्विनापेरामीन सल्फेट, उसको हम लोग सब कट देते हैं। जो मतलब दूसरा इंजेक्शन मैंने आपको बताया बेरेनिल का, बेरेनिल जो RTU होता है, इसको डीप इंट्रामेस्कुलर देना है। ये जो इंजेक्शन मैंने आपको दोनों बताए हैं, कम से कम 7 दिन तक आपको लगवाने ही लगवाने हैं, तभी जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया। फिर तीसरा इंजेक्शन आपको अपने ऊँट को मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाना है। क्या होता है, जैसे ऊँट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, भूख भी कम लग रही है, उसको ट्रीमर आ रहे हैं, कन्वर्जन टाइप के आ रहे हैं, तो आप इसमें ट्राइबीवेट का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ट्राइबीवेट का इंजेक्शन भी मतलब आप इसको जो बड़ा ऊँट है तो आप उसके हिसाब से इसको अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की सहायता से पूछ करके इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। वैसे इसकी जो जनरली डोज होती है, मैं डोज रेट बता रहा हूँ, 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। ये मैंने आपको तीसरा इंजेक्शन बताया। चौथा इंजेक्शन अपने एनिमल को, जैसे आपने इतना इंजेक्शन लगा लिया फिर भी बुखार नहीं सही हो रहा, दर्द आपके एनिमल को हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको दर्द बुखार है, तो आप चाहो तो मिलाक्सीकेम का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हो। मिलाक्सीकेम का इंजेक्शन जो इसकी डोज लगाई जाती है 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामेस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों दिया जाता है। ये मैं आपको डोज रेट बता रहा हूँ 0.5 से 1 mg पर kg बॉडी वेट। ये मैंने जितनी भी आपको ड्रग बताई है इन सब का डोज रेट बताया, ना कि डोज बताया आपको। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको डोज कैलकुलेट करके ऊँट में लगवानी है। ये मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताए। 5वां इंजेक्शन आपको मतलब एविल का लगाना है। 5वां इंजेक्शन आपको एविल का लगाना है। एविल की जो डोज होती है मतलब @ 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। वैसे जनरली एविल का जो इंजेक्शन होता है इसको इंट्रामेस्कुलर दिया जाता है। इसको मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताया। 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक्स। इसमें कौन से एंटीबायोटिक्स है जो अच्छा काम करती है, तो इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो एंटीबायोटिक्स आती है वो अच्छा काम करती। इसकी जो डोज रेट होती है @ 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ऊँट में लगाई जाती है। इसको आप IV देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन आता है, जैसे आपका ऊँट है कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला गया, तो आप उस कंडीशन में फ्लूइड थेरेपी देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो भी 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड थेरेपी भी दी जाती है।
तो ये उसमें आपको OTC LA मतलब जो डोज रेट आपको बताई है 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मिक्स करके उसको आपको एकदम स्लो IV देना है। ये इस प्रकार से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट टिबरसा का किया जाता है।